आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। इसके पूर्व हमने पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण के जो सिद्धांत होते हैं उन सिद्धांतों की हमने चर्चा की। संभवतः 3 जो निर्धारण के प्रक्रिया है और इसकी जो समस्याएं एवं समाधान, इसकी ओर हमने इसके पूर्व आपका ध्यान आकृष्ट किया, जिसमें सबसे पहले निर्माण संबंधी जो प्रक्रिया होती है शब्द के निर्माण की, उसको देखा। उसके बाद ग्रहण को देखा और उसके बाद हमने अनुकूलन को देखा। जिसे मैं आपके स्क्रीन पर मैं आपको बता दूं, ये यहाँ पर ये जो पारिभाषिक शब्दावली है, इसके निर्धारण और सिद्धांत, समस्याएं और समाधान, हम इसको देख रहे हैं। उसमें उसके अंतर्गत जो है ये सारी चीजें हमने देखी है। क्या है कि क्या समस्याएं आती हैं और उसका समाधान क्या है। सबसे पहले हमने इसके निर्माण की समस्याएं देखी, उसका समाधान भी देखा है। उसके बाद मतलब जो भी हमारे लिए निर्माण, जो शब्द का निर्माण किया जाता है वो किस तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं, इस पर भी बड़ी विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है। दूसरा था ग्रहण, कि किन शब्दों को ग्रहित किया जाए, लिया जाए, उधार लिया जाए और बाद में उसका प्रयोग इतना अधिक किया जाए कि उसको जैसे हमारी भाषा में ही परिवर्तित होकर या क्या हजम किया जाए, जिसे हमने कहा था शब्द का प्रयोग या पचा लिया जाए, इस तरह से। उसके बाद हमने इस बाद के पीरियड में हमने देखा कि अनुकूलन संबंधी जो प्रक्रिया होती है, शब्द का निर्धारण किया जाता है, उस और भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। जिसमें हमने आपको बताया था कि 2 प्रकार से शब्द का अनुकूलन होता है। इसके अनुकूल शब्दों को लिया जाता है, मतलब जो भारतीय भाषा में जो शब्द है वो, और पाश्चात्य भाषा या यूं कहूं कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हमारी भाषा के अनुकूल उन शब्दों को लिया जाता है, जिसको हम अनुकूलन की प्रक्रिया कहते हैं। जिसमें 2 आधार पर हम शब्दों का अनुकूलन करते हैं। एक है ध्वनि के आधार पर, इसको ध्वन्यानुकूलन कहते हैं। केवल इतना याद में रखिए कि ध्वनि के आधार पर एक है, और दूसरा हमने आपको बताया था कि शब्द के आधार पर भी हम शब्दों का अनुकूलन करते हैं। आज जो हमको देखना है, छोटी सी ये निर्धारण की प्रक्रिया है, वो है संचयन। संचयन, इसको आपको ध्यान में रखना है। संचयन के निर्धारण कैसे किया जाता है, उसमें कौन सी समस्याएं आती हैं और उसका समाधान क्या है, इस ओर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। और इन्हीं 4 सोपानों के जरिए ही, इन्हीं सोपान के आधार पर ही पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है। अभी पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, फिर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमने पहले ही पीरियड में इस पर विस्तार से चर्चा की है। इसकी परिभाषाओं को भी हमने देखा, उससे अवगत आपको करवाया है। आज जो है हम देखेंगे कि संचयन किसको कहा जाता है। अपनी भाषा में प्रचलित शब्दों से उपयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में अपनाकर उसके चयन तथा प्रयोग की प्रक्रिया को संचयन कहा जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या हो गया, देखिए कि अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों में से उपयुक्त शब्दों को, प्रत्येक शब्दों को नहीं, जो हमारे उपयोग में लाए जा सकते हैं, ऐसे उपयोगित या उपयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के रूप में अपनाकर उसका चयन करके बाद में जब हम उसका प्रयोग करते हैं तो उस तरह के शब्दों को संचयन कहा जाता है।
संचयन, निश्चयन या प्रयोग द्वारा संकलन की प्रक्रिया अपेक्षित है। अब इसका जो हम चयन करते हैं, संचलन मतलब जैसे चयन करना और उसका निश्चयन करना, निश्चय निश्चित जैसे शब्द है उसका अर्थ क्या है, उस तरह से पहले ही ये तय कर लेना, निश्चय ने तय कर लेना। और प्रयोग संकलन, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ हमको इसका प्रयोग करना है, इसको भी जो तो ये सभी चीजें अपेक्षित है। ये सभी चीजों को लेकर ही संचयन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब देखिए कि अपनी भाषा की बोली, मैं अपने भाषा की बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहूं कि हिंदी भाषा कई बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं है ना, इनके साथ उसके बाद भाषा बनी है। मतलब जब भी भाषा बनती है और सीधे तौर पर वो बड़ी भाषा या परिनिष्ठित भाषा या राष्ट्रभाषा नहीं बनती है, बल्कि उसके अंतर्गत या उसके अंदर कई उपभाषाएं, उपबोलियां, बोलियां वगैरह होती है। तो जाहिर बात है कि कौन सी ले, क्या ले, आगे आपको आएगा कि अपनी भाषा की बोली, उपभाषा तथा प्रांतीय भाषाओं में प्रचलित शब्दों में से आवश्यकता अनुरूप शब्दों का चयन किया जा सकता है। अब इसके लिए संचयन की प्रक्रिया के लिए क्या करना है, हमको शब्द का चयन करना है। कहां से करेंगे, हमारी ही भाषा की बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं या भाषाएं या प्रादेशिक भाषाएं, मैं विशेष करके प्रादेशिक भाषाओं की बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत जो है विभिन्न प्रदेशों से बना हुआ एक देश है, विभिन्न राज्यों से बना हुआ एक देश है, और हर एक राज्य की अपनी अपनी भाषाएं हैं। यद्यपि कुछ हिंदी प्रदेशों को यदि छोड़ दे तो प्रत्येक प्रत्येक राज्य में अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं। तो उन भाषाओं में से हमको शब्द का चयन करना चाहिए। इस संदर्भ में समस्या उठ खड़ी होती है कि कैसे शब्दों का चयन किया जाए। समस्या फिर आई, मैंने कहा कि हमारा जो चर्चा का बिंदु ही है वही है कि समस्या क्या है, कि किस तरह की समस्याएं आ जाती है पारिभाषिक शब्दावली बनाते समय, और उसका समाधान क्या है। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि अधिकांशतः संस्कृत के पुराने शब्दों को ही नए अर्थों में प्रयुक्त करना चाहिए। कुछ विद्वान इस तरह से मानते हैं। कुछ प्राचीन जो संस्कृत का हिंदी भाषा का जो विकास है वो मूल रूप से संस्कृत भाषा से हुआ है। आज भी हिंदी में बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत के आए हैं या संस्कृत से उत्पन्न शब्द जो है हमको दिखाई देते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि संस्कृत के शब्दों को ही इसमें लेना चाहिए। यहाँ तक प्रादेशिक भाषा तथा हिंदी की भिन्न बोलियों तथा उपभाषाओं का सवाल है, यह वर्ग उसके प्रति उपदेशात्मक दृष्टि से ही देखता है। इस संदर्भ में इनकी धारणा रही है कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के सिद्धांतों में भारत के आंचलिक शब्दों का भी विशेष ध्यान रखना स्वीकार किया गया है। केवल इतना ही नहीं, प्रादेशिक भाषा ही नहीं बल्कि आंचलिक भाषा भी। अब आंचलिक भाषा यानी अंचल, यानी आंचल नहीं, अंचल। अंचल का मतलब होता है ग्राम विशेष, देहात हम जिसको कहेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि देहात की या अंचल की या ग्रामीण भी अपनी एक बोली बोलते हैं, अपनी एक भाषा बोलते हैं। तो कहते हैं कि उनके भी शब्दों को इसमें समाविष्ट करना चाहिए। किंतु क्या है कि इस संबंध में भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध संस्कृत निष्ठ विशिष्ट शब्द क्या अन्य सभी भाषाओं में स्वीकृत हो सकते हैं या नहीं, यह भी देखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब जो दूसरी भाषा भाषी इन शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, मतलब इसका अर्थ वो जान सकते हैं नहीं, या वो स्वीकार इसको करेंगे क्या नहीं, यह भी बहुत बड़ी समस्याएं हमारे सामने आती है। यद्यपि हम आंचलिक शब्दों को ले, ग्रामीण शब्दों को ले, ग्रामीण बोली के शब्दों को ले, ठीक इसके विपरीत प्रयोगवादी वर्ग प्रचलित शब्दों को
प्रतीक शब्दों को मूल शब्द के रूप में अपनाने के पक्ष में। तो कुछ प्रयोगवादी जो विचारक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो क्या कहते हैं कि नहीं, इसके मूल शब्द के रूप को अपनाना है। प्रयोगवादी ने नए नए प्रयोग करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, विद्वान होते हैं, ये प्रयोगशील जिसको कहा जाता है, वो कहते नहीं, बल्कि इनके शब्द के मूल रूप को अपनाना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि ये व्यवहारिक भी है कि इस प्रकार के शब्द का प्रयोग या व्यवहार में लाना चाहिए या प्रयोग इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इनका संबंध सीधे हमारे समाज के जीवन से जुड़ा होता है। ये चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर ग्रामीण या बोली भाषा के शब्दों का संबंध हमारे जीवन या समाज से सीधा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि उसी समाज का वो व्यक्ति है, प्रयोग करता है, उसी समाज में वो रहता है, इसलिए उसे कोई कठिनाई नहीं होती है कि उस प्रकार के शब्दों के अर्थ को ग्रहण करें या शब्दों का सरल और सहज वो प्रयोग करें। राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है, और इस पर जो है वह राजभाषा आयोग, इससे पहले हमने आपको कहा था कि हिंदी निदेशालय, पारिभाषिक शब्दावली आयोग, और उसके साथ साथ जिसे हिंदी भाषा की जिससे हमने बात की कि कई आयोग, कई निदेशालय, जैसे आगरा में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, ये इसी पर कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, राजभाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, सामान्य बोलचाल के शब्दों को हमें वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए निश्चयार्थी बनना पड़ता है, हमको निश्चय करना पड़ता है। कब? जब सामान्य बोलचाल के शब्दों को हम वैज्ञानिक के आधार पर, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर जब इसका हम प्रयोग करते हैं, हमको एक निश्चय जो है वो करना पड़ता है। सामाजिक विज्ञान में यह विशेष रूप से करना पड़ता है। जब समाज विज्ञान की बात आती है, समाज शास्त्र की जब बात आती है, यह प्रयोग तो अधिकाधिक मात्रा में निश्चित ही होता है, और इसका निश्चयन करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन विधाओं का विकास जन सामान्य की गतिविधि और संभाषण की भाषा से ही होता है। क्योंकि समाज या समाज शास्त्र का जो विकास है वह इसी ग्रामीणता के या जन सामान्य की जो गतिविधियां हैं, उनके आपसी जो संवाद है, जिसको हम संभाषण कहते हैं, विचार विनिमय है, वो इसी समाज में अत्याधिक या अधिकाधिक मैं कहूं कि प्रयोग होते हैं। और इन क्षेत्रों में ऐसे शब्दों का विशाल पुंज है जो कि सामान्य बातचीत और वैज्ञानिक विश्लेषण में समान रूप से काम आते हैं। और क्या है कि ऐसे शब्दों का यहाँ पर विशाल पुंज है, बहुत बड़ा झाड़ जिसका हम कहते हैं। तो बहुत बड़े शब्द जो है इसी समाज में है, सामान्य की बातचीत में यह है, और वैज्ञानिक जो विश्लेषण होता है, अनुसंधान होता है, उसका विवेचन होता है, उनमें समान रूप से यही बातचीत या सामान्य संभाषण ही काम में आते हैं। अब देखिए, यह तो बात सही हो गई, मतलब एक बात हो गई, या कुछ विद्वान या प्रयोगशील विद्वानों की यह बात हो गई कि आंचलिक शब्दों को भी लिया जाए, या ग्रामीण या कह के बोली भाषा के या उपभाषा के शब्दों को भी पारिभाषिक शब्द के रूप में संचयन किया जाए, निश्चयन किया जाए, इस प्रकार से मतलब। अब यहाँ पर भी समस्या आती है, इससे भी समस्या हमको आ जाती है। क्या समस्या खड़ी होती है? देखिए कि एक अर्थ को व्यक्त करने वाले विविध प्रचलित शब्दों में से किसी को चुने, क्योंकि एक ही अर्थ देने वाले ग्रामीण या कई बोलियों में, कई भाषाओं में अलग अलग शब्द हैं।
तो हम किसका हमको चयन करना चाहिए, किसको चुने, किस बोली या उपभाषा के शब्दों का चयन करें, अर्थात शब्द चयन का आधार क्या हो, तो कुछ एक बेस रहना चाहिए, कुछ एक सिद्धांत रहना चाहिए, कुछ एक नियम रहना चाहिए, और किस आधार पर हम जो है किस भाषा के शब्दों को ही चयनित करें, उसका ही संचयन करें, यह भी समस्या हमारे सामने उपस्थित होती है। साथ ही न केवल इतना, बल्कि साथ ही चुने गए शब्दों को परिभाषा में किस तरह से बांधे। अच्छा, जो शब्द हम ले रहे हैं तो उसकी जब परिभाषा हम करते हैं, उसकी जब हम व्याख्या करते हैं, है ना, उस पर जब चर्चाएं करते हैं, तो किस आधार पर उसकी परिभाषा दें कि ये ग्रामीण शब्द है तो वो कैसे बना, किधर से आया, क्या आया, इसका तो कोई पता नहीं होता है। तो उसकी परिभाषा हम जो है वह किस तरह से हम बता सकते हैं, तो काफी दुष्कर कार्य है, काफी मुश्किल कार्य है। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे देश की एक सभा है, यूएनओ जिसको कहा जाता है, जो यूनाइटेड नेशन, या इसको जो है संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहा जाता है। पूरे देश के प्रतिनिधि वहां होते हैं, और वहां पर यदि विश्व में कुछ परेशानी आती है तो वहां पर निर्णय लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र में। तो ऐसे विश्व में काफी ऐसे संगठन है, जैसे ये संयुक्त राष्ट्र है, उसी तरह से WHO, जैसे हमने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो इस तरह से कई इस तरह के क्या कहेंगे कि विभाग है, कईयों कहो का संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन द्वारा विभिन्न राष्ट्रों की विविध शब्दावली के प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर बनाई गई है। जो संयुक्त राष्ट्र ने पारिभाषिक शब्दावली बनाई है, वो शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन, इन सबको मिलाकर ही उन्होंने अपनी पारिभाषिक शब्दावली बनाई। मतलब यह आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान के या विशिष्ट विधाओं के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही जिस भाषा का प्रयोग होता है उसको प्रयोजन मूलक हिंदी या पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पर पारिभाषिक शब्दावली का ही प्रयोग उस भाषा में होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति कल्पना का निर्माण करने की है, और उनके मतानुसार, मतलब संयुक्त राष्ट्र के मतानुसार, यहाँ कल्पना शक्ति को अत्यंत महत्व दिया गया है। कल्पना जिसे हम सोच, जिसको हम कहते हैं इमेजिन, अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में इसको कल्पना कहा जाता है। क्योंकि कल्पना की जाती है, ये कवि जो होते हैं उनकी जो कल्पना है जो काफी सशक्त होती है। जितने विचारवंत है उनकी तो होती ही है, लेकिन सामान्यतः यह देखा गया है कि जो कवि मन का व्यक्ति होता है उसकी कल्पना भी बहुत अधिक बड़ी होती है। तो उनके मतानुसार कल्पना जो कि मूल भाव या विचारों को व्यक्त करती है, और शब्द तो इनका बोध कराने वाले एक परिचायक है, एक लेबल मात्र है। होता क्या है, वही है, एक कल्पना आई है मन में, मन मस्तिष्क में, है ना, और उस कल्पना को जब हमको उतारना है हमारे जीवन में, इस समाज में, तो हम उसको शब्द का जामा पहना देते हैं, है ना। जैसे कल्पना, ये झाड़ एक बहुत बड़ा पेड़ है ना, पेड़ है, और शब्द पेड़ क्या है, ये केवल शब्द है। कल्पना क्या है, एक बहुत बड़े पेड़ की है जो वृक्ष की है, और शब्दबद्ध क्या है, एक वृक्ष या पेड़ जिसे कहते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क में वो जो पेड़ का जो आकार होता है वो आ जाता है। तो कल्पना एक वृक्ष की है, और केवल कहने मात्र से हम वहां चले जाते हैं। तो ये जो शब्द होते हैं ये मूल रूप से कल्पना पर ही आधारित होते हैं। अतः पारिभाषिक शब्द बनाने से पूर्व उसमें व्यक्त की जाने वाली कल्पना प्रधान है, और सर्वप्रथम उसे ही निश्चित करना आवश्यक है।
इसलिए उस उन कल्पना को जिसको पहले सूझा है, कल्पना आई है, उसको ही हमको अधिकांश रूप में ध्यान देना चाहिए और उसी को हमको जो है वह निश्चित करना चाहिए, उसी शब्द को हमको निश्चित करना चाहिए जो उसके मूल कल्पना में हमको दिखाई देती है, और उसके पश्चात बाद में उस कल्पना के अनुरूप योग्य शब्द को परिभाषित करना चाहिए, और उसके अनुसार, उस कल्पना के अनुसार ही, मूल कल्पना के अनुसार ही शब्दों का हमें चयन करना चाहिए और उसको फिर परिभाषित करना चाहिए कि ये जो है परिभाषा, जो मन में आए कल्पना, और उस कल्पना को उद्घोषित करने वाले शब्द को, जिसे हम कहेंगे कि संचयन शब्द कहते हैं, पारिभाषिक शब्द, मतलब अपनी तौर पर इसको हम परिभाषित या व्याख्यायित जो है वो कर सकते हैं। संक्षेप में जिस कल्पना को व्यक्त करना है उससे व्याख्याय अर्थ में उसे सीमित कर उसका प्रयोग करना चाहिए, लेकिन हमारी पारिभाषिक शब्दावली में मानकीकरण की इस प्रक्रिया पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन हमारे पास जो है हमारी जो पारिभाषिक शब्दावली है उसमें इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। इसके मानकीकरण पर, मानकीकरण या एक नया शब्द आपके लिए शायद आ रहा है, मानकीकरण क्या है, किसको कहते हैं मानकीकरण? जो शब्द या भाषा, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, मानकता की दृष्टि से या स्टैंडर्ड की दृष्टि से सर्वोच्च है, जो भाषा स्वच्छ और जिसे कहेंगे कि उन्नति जिस भाषा की हुई है उसको मानक भाषा कहते हैं, जिसके नियम उपनियम होते हैं उसको मानक भाषा कहते हैं। अंग्रेजी का जो शब्द है स्टैंडर्ड, उसी को हिंदी में अनुवाद किया है मानक भाषा, मतलब यह भाषा सर्वश्रेष्ठ है, अच्छी है, उच्च है, शुद्ध है, इसको हम मानकीकरण या मानक कहते हैं। इसके पूर्व भी शायद हमने आपको पढ़ाया है, अब शायद याद नहीं रहा आपको। जो वस्तुएं आप दुकान में लेने के लिए जाते हैं, तो देखिए अगर अच्छे कंपनी का अगर कोई प्रेशर कुकर ले रहे हैं तो उस पर एक मार्क होता है, होलो मार्क होता है, और उस पर लिखा होता है ISI। हम देखते कहते हाँ ये बहुत अच्छा है। क्या है ये ISI? वह इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक संस्था है जो संस्था ये चेक करती है यह जो प्रोडक्ट है, ये जो वस्तु है, ये प्रेशर कुकर है, क्या सही मानों में अच्छा है, क्या ये फटेगा तो नहीं है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, यह वो जो है वो पूरी तरह से चेक करते हैं, और उसके बाद ही उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, प्रमाणित किया जाता है कि ये मानक है, यह मानक है, श्रेष्ठ है। तो भाषा का भी इसी प्रकार से है कि भाषा में मानकीकरण की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान नहीं दिया है। इस कारण क्या हो गया कि उस शब्दों का प्रयोग, जो आंचलिक शब्द है उनका प्रयोग अधिकाधिक भाषा में या अधिकाधिक पारिभाषिक शब्दावली में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। इससे पारिभाषिक शब्दावली में विविध रूपता की समस्या उठ खड़ी, और इसी कारण पारिभाषिक शब्दावली में विविध रूप मतलब शब्द है ना, उसके अलग अलग रूप जैसे हम कहते हैं, उन अलग अलग रूपों को यहाँ पर हमको दिखाई देती हैं। जैसे कोई शब्द है, मैंने इसके पहले भी कहा था, एक शब्द जो मूल होता है और उसके रूप अनेक होते हैं, है ना। जैसे मैंने इसके पहले कहा जाता, जाति, जा, जाऊंगा, है ना, जाना, जाती, जू, गई, ऐसे बहुत सारे शब्द और शब्द के रूप बन जाते हैं। और इसमें क्या है, विविधता आती है। जब जैसे विविधता आएगी तो जो नया अध्येता है, नया जो प्रयोगता है, जो प्रयोग करता है पारिभाषिक शब्दावली का, उसके लिए काफी परेशानी यहाँ पर आती है। इसीलिए जो हिंदी पारिभाषिक शब्दावली है, इसमें जो है विविधता हमको दिखाई देती है, या वो समस्या यहाँ पर खड़ी हुई है।
इस संदर्भ में गोपाल शर्मा ने अपने शोध प्रबंध सामाजिक विज्ञानों की पारिभाषिक शब्दावली का समीक्षात्मक अध्ययन में लिखा है। गोपाल शर्मा जी जो उन्होंने जो अनुसंधान किया और उनका जो शोध प्रबंध था, अनुसंधान के शोध प्रबंध जिसको हम कहते हैं, जो नया खोज करता है उसको शोध प्रबंध कहते हैं, पीएचडी जिसे हमारे लिए होता है। तो उसमें उन्होंने सामाजिक विज्ञान की जो पारिभाषिक शब्दावली है इसकी समीक्षात्मक अध्ययन नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें लिखा है, क्या लिखा है, पारिभाषिक शब्द बनाने से पूर्व उसमें व्यक्त की जाने वाली कल्पना प्रधान है। इसलिए पारिभाषिक शब्दावली में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन शब्दों की कल्पना जो है यह महत्वपूर्ण या प्रधान होती है। सर्वप्रथम उसे ही निश्चित करना आवश्यक है। इसी कारण जैसे इसके पहले भी हमने कहा, इसके पूर्व कहा है कि उसको निश्चित करना आवश्यक है। भारतीय पारिभाषिक शब्द निर्माण में परिभाषा के निश्चयन को प्रथम स्थान नहीं दिया गया है, और भारतीय पारिभाषिक जो शब्दावली है उसमें शब्द निर्माण में परिभाषा के निश्चयन को प्रथम स्थान दिया गया है, संचयन को नहीं, बल्कि वह जो है वह निर्माण को, निश्चयन को, है ना, इस तरह से प्रथम स्थान दिया गया है। इसी कारण अनेक व्यक्तियों की अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार अलग अलग शब्दों की पुष्टि हुई है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि हर एक की मान्यताएं अलग अलग होने के कारण उनके शब्दों का अर्थ ये भिन्न भिन्न हो रहा है, और लोगों की मान्यताएं भी अब हमको अलग अलग दिखाई दे रही है। एक ही मान्यता को मानने वाले, एक ही बात को मानने वाले अब विद्वान नहीं है, बल्कि अलग अलग रूपों को, उनकी अपनी अलग अलग धारणाएं हैं आज हमको दिखाई देती है। इस संदर्भ में, इन शब्दों के संदर्भ में, क्योंकि अधिकांश जो विद्वान है वो कल्पना को मूल आधार मानने के पक्ष में है ना, लेकिन कुछ है जो इसको मानते नहीं है। इससे जुड़ी एक और समस्या विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के लिए शब्दों के मानकीकरण तथा बहुभाषिक समन्वय की भी है। और साथ साथ में जैसे हमने इसके पूर्व भी इसकी चर्चा की है कि प्रादेशिक भाषा के लिए शब्दों के मानकीकरण, कई शब्द ऐसे हैं जो आज भी ग्रामीण या प्रादेशिक भाषाओं में ही हमको दिखाई देते हैं। इसका प्रचलन या इसको मानकीकरण जो है नहीं किया गया है। बहुत सारे शब्द हैं जिनको मानकीकरण नहीं किया गया। हाँ, कुछ एक शब्द जो है जिनका मानकीकरण हुआ है, प्रादेशिक शब्दों हमने भी लिए हैं हमारे भाषा में, हमारी हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में या व्यवहारिक हिंदी में आज इनकी संख्या है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। जब मैं प्रादेशिक भाषा की बात कर रहा हूं तो एक शब्द आता है हिंदी में, पावती, रिसिप्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। इस रिसिप्ट के लिए हिंदी में शब्द कहते हैं पावती। ये पता है आपको कहाँ का शब्द है? ये मराठी भाषा का शब्द है पावती, जो हिंदी में प्रयोग में आ जाता है। ये प्रादेशिक भाषा का शब्द है। और एक मैं बताऊं कि चिल्लर, जो पैसा चिल्लर होता है, कॉइन्स जिसको हम कहते हैं, ये चिल्लर शब्द तेलुगु भाषा से संबंधित है। तेलुगु भाषा का शब्द है जो हिंदी में हमने इसको लिया, पारिभाषिक शब्दावली में इसका आज भी प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार से हड़ताल ये गुजराती शब्द है, गुजराती प्रादेशिक भाषा का शब्द है हड़ताल, जिसको हमने क्या किया, हमने अपने हिंदी पारिभाषिक शब्दावली में इसको स्थान दिया है। ऐसे कई शब्द हैं, लेकिन इनकी मात्रा जो है वह कम है। यहाँ पर आकर हम रुकते हैं। शायद आपको इस संचयन की प्रक्रिया को समझने में कोई कठिनाई शायद नहीं आई होगी। यद्यपि कोई सवाल, यद्यपि कोई परेशानी आपको है तो आप बेहिचक हमें पूछ सकते हैं। संभव है कि आगे चलकर कॉलेज भी खुल जाए, उस समय भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यद्यपि अगर यह नहीं भी होता है या महाविद्यालय खुलना थोड़ा सा असंभव भी है, तो आपके पास हमारा संपर्क का नंबर या मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उससे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे
आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको सुलझाने की। अंत में इतना तो आपको मैं कह देता हूं कि आज हमारा जो इसका दूसरा चैप्टर था, ये पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण, निर्माण की समस्याएं एवं समाधान, इसमें 4 हमने अब तक समस्याएं एवं समाधान देखे हैं, जिसमें पहले से हमने देखा कि किस तरह से शब्दों का निर्माण किया जाता है, दूसरा देखा कि किस तरह से शब्दों का ग्रहण किया जाता है, किस तरह से लिए जाते हैं, उसके बाद हमने तीसरा जो प्रक्रिया देखी है वह अनुकूलन की, उसके अनुकूल हमारे पास जो शब्द है इसका इस्तेमाल करना मतलब ही अनुकूलन है। और हमने चौथा देखा संचयन, कि हमको शब्द को जो है वो संचयित करना है, निश्चित करके हम अपने भाषा का शब्द का जब प्रयोग करते हैं पारिभाषिक शब्दावली में, इसको संचयन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपका पहला विभाग जो है यह समाप्त हो गया है पारिभाषिक शब्दावली का। इसके अंतर्गत अभी और दो छोटे छोटे बिंदु, दो छोटे छोटे जो है विभाग है, जिसमें है हिंदी शब्द संपदा। जैसे मैंने इसके पहले भी इसका उल्लेख आपके सामने सम्मुख किया है कि हिंदी शब्द संपदा मतलब हिंदी भाषा का जो शब्द भंडार है, शब्द की संपदा, संपदा यानी किसको कहते हैं, संपत्ति को कहा जाता है। तो जिस भाषा में जितने अधिक शब्द होंगे वो भाषा उतनी ही सशक्त होती है। खैर, इस पर हम विस्तार से विवेचन अगले पीरियड में ले लेंगे। अब यहाँ पर हम रुकते हैं, मुझे दीजिएगा इजाजत, अगले पीरियड में मिलते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।